अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन लिए मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और दुआ करते हैं कि इस दफ़ा की बड़ी ईद आपके लिए बड़ी खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। और कोरोना वायरस का दबाव कम होने की वजह से अब बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे मेहमान आपके घरों में आ भी रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के घरों में आप मेहमान बन के जा रहे होंगे। मुनफरिद पकवान पकाए जा रहे हैं। ईद का तीनों दिनों के अंदर ख़ास तौर पे घरों के अंदर मुनफरिद पकवानों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो मटन पुलाव तैयार किया जाता है, कौरमा तैयार किया जाता है, कई घरों में कलेजी भी तली जाती है और ख़ास तौर पे रात के औकात में दोस्तों का एक जमे गफ़ीर होता है जो कि एक जगह इकट्ठा होता है और बारबेक्यू पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो मद्देनज़र हमने रखना है कि बहुत सारे लोग जो कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं इन दिनों के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। अस्पतालों में बोझ बढ़ जाता है, गैस्ट्रो के बहुत सारे मरीज़ आते हैं और मैदे में तजाबियत के मरीज़ बहुत सारे आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा जनाब। खाएं, दिल भर के खाएं, लेकिन एहतियात के साथ खाएं ताकि आपकी सेहत पे मुस्बत असरात पड़ने के साथ साथ कोई मनफी कदम जो है वो ना उठाया जाए। तो वक्फे वक्फे से खाएं, कम खाएं, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब से है, तो वो आज हमारे साथ ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में स्पेशल पर्सन के साथ हम मौजूद हैं। तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। लास्ट शो भी हमने छोटी ईद का शो जो डीसी साहब के साथ किया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा इस दफ़ा भी थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जिससे हमारी ऑडियंस जो है एंटरटेन भी होगी और इससे इनको पता भी चल सकेगा कि हमारे फैसलाबाद के जो डीसी हैं वो किस तरह से अपनी ईद गुजारते हैं। तो सर पहले तो ईद की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों और एक बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल होता है बड़ी ईद का घर में, क्योंकि ख़ास तौर पे छोटी ईद के तो ईद पढ़ने के बाद हम सो जाते हैं, फिर शाम को जब उठे तैयार हुए दोस्त बाप से मिलना मिलाना होता है। बड़ी ईद में ख़ास तौर पे ईद पढ़ने के बाद वालिदैन की जानिब से कुछ ड्यूटियाँ भी लगाई जाती हैं कि बकरा ज़िबा करवाएँ, उसके बाद गोश्त करवाया जाता है, फिर वो बांटने के लिए निकल जाते हैं। अहम जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? अभी तो क्योंकि आप ड्यूटियां सरअंजाम सिटी में एज अ डीसी दे रहे हैं, अगर घर की बात की जाए जब आप डीसी नहीं थे वहाँ पे ईद आप कैसे गुजारते थे? ईद ज़ाहिर है ये अब बड़ी ईद में चूँकि कुर्बानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो सबसे पहले तो जानवर लाना, उसको फिर 2-3 दिन ईद से पहले पालना, खिलाना पिलाना और फिर ईद वाले दिन ही आमतौर पे उसकी कुर्बानी करके फिर गोश्त तकसीम करना। तो एक इवेंट होता है, सारे दिन की एक्टिविटी होती है। कुछ एक्साइटमेंट होती थी कि बाबा आज बकरा लेने जा रहे हैं, मैं साथ मंडी जाऊं, देखूं ज़रा किस तरह का बकरा लेके आते हैं। और बच्चों की कुछ फरमाइशें भी होती हैं कि वाइट कलर का लाना है, ब्राउन कलर का लाना है। तो आप में कुछ इस तरह की एक्साइटमेंट होती थी? जी हाँ, बिल्कुल। बचपन में तो ज़ाहिर है ये एक उस तरीके से एक्साइटमेंट होती थी जब लेने जाते थे और जब आ जाता था और उसके बाद जब तक वो बकरा जो है वो ज़िबा होके तकसीम नहीं हो जाता था तो उस वक्त तक मगर ये कि फिर ज़ाहिर है एज के साथ साथ वो इंसान ख़ुद जब ये काम करना शुरू कर देता है तो वो एक्साइटमेंट ज़रा किसी और चीज़ में चेंज हो जाती है। लेकिन जब इंसान बच्चा होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो घर में अगर 3 दिन पहले बकरा आता था उसके साथ एक लगाव हो जाता था और वो लगाव उस वक्त आंखों में आंसू ले आता था जब उसे ज़िबा किया जाने लगता था। एक मोहब्बत थी, एक इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता था। और शायद कुर्बानी भी इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिससे आपको मोहब्बत हो, अल्लाह की राह में उसे कुर्बान किया जाए, तभी कुर्बानी कबूल होती है। क्या कहेंगे इस सवाल से? ये बिल्कुल, जो कुर्बानी की मैं समझता हूँ कि असल है वो है भी यही कि आपको जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्यारी है और जितना ज़्यादा आप उसको प्यार से रख के उसके बाद कुर्बान करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा उसके जाने का अफसोस होता है। तो ये ज़ाहिर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसके बाद उस वक्त से चली आ रही है। मुसलमान इसको बड़ी अकीदत के साथ मनाते हैं पूरी दुनिया में। तो वो लामहला उसमें एक आपको उस जानवर के साथ जिसकी आप कुर्बानी कर रहे होते हैं मोहब्बत होनी भी चाहिए और हो जाती है। अच्छा, अक्सर जब लड़कपन में इंसान अपने वालिद के साथ मंडी के अंदर जाता है तो एक अंदर का साइंटिस्ट जाग जाता है कि मैं चेक करूं ये दोंदा है, चोगा है, इसमें से गोश्त कितना निकलेगा, किस कलर का ठीक रहेगा। अब अगर गोश्त ज़्यादा है तो ये चर्बी भी हो सकती है। कोई इस तरह की सजेशंस देते थे वालिद को आप? जी हाँ, बिल्कुल सजेशंस देते थे, मगर उनका ज़ाहिर है तजर्बा ज़्यादा था। वो ये को दांत वांत चेक करने में तो हम अपनी तजर्बा कोई कर सकते थे, बाकी इससे ज़्यादा ऑब्वियसली हमारा अंदाज़ा हमेशा गलत ही निकलता था। तो इस वजह से तो बाकी ये कि मेरे घर पे
कोई पिछले 5-7 सालों से ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है। तो मैं तो ख़ुद बकरे की कोशिश करता हूँ। तो वो भी फिर एक ऊँट लाना और उसको ज़िबा करना और वो उसमें फिर अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो भी एक वो ईद के हम आमतौर पर दूसरे दिन करते हैं। तो अच्छी खासी गैदरिंग जो है वो खाली ऊँट के ज़िबा होने को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, अक्सर औकात बड़ा जानवर जो होता है वो तो चलें कसाई से करवाना पड़ता है, वो भी कई घरों के अंदर अगर 7-7, 5-5, 3-3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं तो वो भी एक्सपर्ट हों तो कर लेते थे। पहले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो जो है वो कसाई ही करते हैं। बकरा ख़ास तौर पे जिन घरों के अंदर 3-4 भाई होते हैं और वालिद होता है और एक ट्रेंड होता है कि इसे ज़िबा भी खुद किया जाएगा। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा था कि बकरा खुद ज़िबा किया जाता था, गोश्त भी उसका खुद किया जाता था? नहीं, ज़िबा तो हम कसाई से करवाते हैं। अलबत्ता वाले साहब कभी छुरी वगैरह जो है या तकबीर में ख़ुद पढ़ लेता हूँ। तो बाकी तो वो कसाई का काम है, वही बेहतर कर सकता है, उसका हमें इतना ज़्यादा नहीं अंदाज़। अच्छा, ये इन दिनों के अंदर जाके जैसे नीम हकीम होते हैं, नीम कसाई भी बड़े जाग जाते हैं और गाड़ियों के ऊपर स्पेशल नाज़िन आ रहे होते हैं कुर्बानी करने के लिए और रेट खुद से मुख्तस किए होते हैं। और अगर किसी की जगह पे 3,000 ले रहा है तो 5-5, 10-10 हज़ार भी लोग ले रहे होते हैं। बड़ा एक अजीब सिनेरियो होता है। ये मौसमी कसाई जाग जाते हैं बड़ी ईद के आते ही, क्या कहेंगे सर? चलें, गरीब लोग हैं, उनकी भी एक कमाई का ज़रिया है, तो उसमें आपको थोड़ी सी पहचान हो तो चलें अच्छा रहता है, आपके गोश्त की ज़रा बचत हो जाती। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा कसाई होते तो नहीं हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग मज़दूर या कोई इस तरह के दिहाड़ीदार जो लोग होते हैं तो वो छुरी टोके पकड़ के शुरू हो जाते हैं। तो को 2-4 दफ़ा हमें भी इस तरह का अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, तो वो बहरहाल। अच्छा, फिर वालिद मोहतरम इस तरह के मौके पे काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और उसे डांटते भी होंगे। आपके वालिद ने भी डांट डपट तो की होगी कि ये सारा ख़राब कर दिया है तुमने, ये कौन खाएगा अब? वो तो खैर जब तैयार व्यार होके हो जाता है उसके बाद उनको पता चलता है। बाकी ज़ाहिर सुपरविजन भाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब वो आम तौर पे वैसे ज़्यादातर यही होता है कि अच्छा कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी मिल जाता है। तो ऐसा एक दो दफ़ा ही हुआ है। अच्छा, वैसे हमारे माशरे के अंदर देखा जाए, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी घरों में ये ट्रेंड पाया जाता है कि जैसे बड़ी ईद का बकरा ज़बा होता है तो एक की जगह 2-2 फ्रिजें भर ली जाती हैं। पूरी जो मटन चॉम्प है वो रख ली जाती है और तकरीबन 2-2 महीनों तक गोश्त चलता है और थक के लोगों में नहीं बांटा जाता। फ्रिज ख़राब होने पे या लोड शेडिंग होने पे जब वो ख़राब हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन बांटने की हिम्मत नहीं पैदा होती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यकीन जानिए घरों के अंदर सब्ज़ी भी नहीं पका सकते। इस कुर्बानी का मकसद ही ये होता है कि उनके डोर स्टेप पे ये चीज़ें पहुंचाई जाएं ताकि इस ईद का मज़ा वो भी ले सकें। तो इसके लिए भी कोई मैसेज देना आप लोगों को? जी देखिए, बेसिकली तो जो स्पिरिट है उसमें गोश्त के तो 3 हिस्से किए जाते हैं ट्रेडिशनली। एक आपके अपने लिए होता है, एक आपके अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, और एक फिर अल्लाह ताला की राह में गरीबों को आपने देना होता है। तो मेरा ख्याल इसको अगर हम फॉलो करें तो आपका फ्रिज भर ही नहीं सकता, चाहे आप 2 या 3 कुर्बानियाँ भी करें। तो अगर आप उसमें से सिर्फ 1/3 रख रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो 10-12 दिन भी मुश्किल से चलता है गोश्त। तो अगर आप लोगों को उनका हिस्सा दे भी दें तो मेरा ख्याल है आपके पास फिर इतना बचता ही नहीं है। तो अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको उतना ही गोश्त आ भी जाता है, तो उस सूरत में कुछ थोड़ा सा आपका फ्रिज भर जाता है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कुर्बानी अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा बताने का मकसद भी तो यही है ना कि गरीब शख्स जिसके पेट में कई दिनों से गोश्त ही नहीं गया, अगर उसको अच्छी हंडिया घर में पकी मिल जाती है इस ईद की वजह से, तो यकीन जानिए किसी गरीब का पेट भरने की वजह से भी अल्लाह ताला की खुशनुदी जितनी हासिल की जा सकती है, मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ में हासिल की जा सकती है। क्योंकि ना तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह हमारे खुदा को किसी किस्म के चढ़ावे की ज़रूरत है, उन्होंने सिर्फ यही रब्बुल आलमीन की ज़ात ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि दूसरों की मदद की जाए, दुखी इंसानियत की मदद की जाए। तो इस ईद में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना नाज़रीन, हमें अपने इर्द गिर्द हमें ये ऑब्ज़र्व करना है, हमें ये देखना है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद पोशी की वजह से कुर्बानी इस दफ़ा नहीं की। उनके घरों में गोश्त पहुंचाना आप ही की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि डीसी साहब अभी गैलप का सर्वे आया था, उस सर्वे के मुताबिक मैं देख रहा था उस सर्वे को कि 27 लाख लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने में अपने घरों का सामान बेच के अपनी एशिया खुरोनोश का सामान घरों के अंदर डाला है ताकि फाके ना काटने पड़े। तो लेकिन लोगों ने महसूस तक नहीं होने दिया। ये वो सफ़ेद पोश तबका है जो कि माशरे में अपना रख रखाव रखता है लेकिन मुश्किलात से भी जूझ रहा होता है।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुर्बानी लेनी नहीं, जो पिछले साल तो ले पाए लेकिन इस साल नहीं ले पाएंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, एक पॉजिटिव मैसेज कोई अवाम तक पहुँचाएँ ताकि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो काम जारी व सारी कर सकें? ये देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है, और तकरीबन 1/3 से ज़ायद आबादी जो है वो हमारी ऐसी है जिनको ज़िंदगी में सिर्फ़ ईद के दिनों में ही गोश्त खाना जो है वो नसीब होता है। उसके अलावा वो ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो और ख़ास तौर पे इस साल ये पिछले 4-5 महीनों में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का कारोबार, उनका जो दिहाड़ीदार मज़दूर थे, उनके बहुत सारे तनख्वाहदार तबके के जो लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन को तो मिलती रही है, मगर ये कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको फिर उस तरीके से तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ इस ईद पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, और सफ़ेद पोश लोग जो सोसाइटी में किसी से मांग भी नहीं सकते, और एक वो रख रखाव की वजह से ज़ाहिर है उनकी एक मजबूरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों या जानने वालों में या आस-पास ऐसे लोगों को आम ईद से ज़्यादा बढ़ के, बल्कि मैं समझता हूँ जो आपका अपना हिस्सा है वो भी अगर आपको देना पड़ता है तो उससे भी हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, ताकि ये है कि इस ईद की खुशियों में वो भी कुर्बानी कहते ही इसे जी बिल्कुल, कि आपको जो चीज़ प्यारी है, अगर आपको कोई चीज़ प्यारी है और आपको उसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत को मद्देनज़र ना रखते हुए वो चीज़ भी किसी दूसरे को उसकी ज़रूरत के लिए फ़राहम कर देना, कुर्बानी इसी का नाम है। और हमें कुर्बानी अब अल्लाह के राह में देने के लिए सबसे बेहतरीन मौका भी है और वक्त भी है, और इस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, इस हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए। तो डीसी साहब, बहुत सारे मुश्किल टास्क थे जो कि इस ईद में आपको उठाना पड़े। यकीन जानिए, मैं आपकी बहुत सारी न्यूज़ जो आपके PRO हैं वैसा वो सेंड करते रहते हैं, तो वो जब फाइल करते हैं हम वीडियोज़ वगैरह आती हैं तो ये देखने को मिलता है कि डीसी साहब सुबह उठते पोलियो की मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, डेंगू के हवाले से भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डेंगू के हवाले से बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन भी की जा रही है, हेल्थ सेंटर्स का विज़िट किया जा रहा है, और साथ में शाम को न्यामुआना मंडी विज़िट हो रहा है, तो वो मीनपुर जो बाईपास है उसकी मंडी विज़िट हो रही है। इतने टास्क जो एक दिन में आप परफॉर्म करते थे, सबसे ज़्यादा मुश्किलात कहाँ पे पेश आई, और व्यापारी जो थे इस जो ईद पे थे उनके साथ डीलिंग कैसी रही? कोई शिकायत जो उनके सामने आती थी उनको किस तरह से हल किया गया? थोड़ा सा सिनेरियो बताइएगा। ये एक तो वी आर ट्रेंड फॉर मल्टीटास्किंग, तो ये हमारी एक तरह से आदत ही बन जाती है, एक वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। इस ईद पे थोड़ा सा मुश्किल था कि मंडियाँ जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाई, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से मना किया कि बच्चों को ना लाया जाए, क्योंकि कोरोना ज़ाहिर है बच्चे, उनको होता तो कुछ नहीं है, बट ये कि वो कैरियर होते हैं। इसके अलावा जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको मंडी में ना आने दिया जाए, और बग़ैर मास्क के वहाँ कोई शख्स ना हो। तो अब ये चूँकि ज़्यादातर लोग उन इलाकों से आए थे जहाँ ज़रा थोड़े से इतने सिविलाइज नहीं होते लोग, या उनमें कोरोना के हवाले से उतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हमें बड़ी मुश्किल आई लोगों को पहले मास्क पहनाने में, हमें सख्ती भी करनी पड़ी। हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, एक दो दिन के लिए उनको हमने बंद भी किया, और फिर गाड़ियों में बहुत सारे लोग, अब हमने लोगों से रिक्वेस्ट ये की थी कि एक गाड़ी में 2 लोग भी चले जाएं, बट वो हमारा एक कल्चर है कि जानवर लेने जाना है तो पूरे वो एक टोलियों की शक्ल में जाना है, रखरखाव के साथ वो भी लेने जाना है, तो जैसे ज़मीन का कब्जा लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वो 2-2 3-3 गाड़ियों में जा रहे हैं, और एक गाड़ी में 4-4 5-5 लोग बैठे हैं। एक ही लेना होता है, जाना 4 गाड़ियों में। ये एक अजीब मिथ है, हमारा कल्चर जो है ना। अच्छा, ये मज़ेदार भी है और तशवीशनाक भी है, कुछ समझ नहीं आता चल क्या रहा है आपके। तो वो बल्कि मंडियों में इस दफ़ा तो जब बच्चे आए होते थे, तो अब चूँकि हमारी इट वाज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, हमने बच्चों को वहाँ से हटाना था, उनको मना करना था, तो हमें अपना भी बचपन याद आता था। बच्चे बड़े चाह से, शौक़ से आए होते थे जानवर देखने के लिए, ख़रीदने के लिए, मगर ये है कि वो पेरेंट्स को और उनको फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ से ज़ाहिर मंडी से बिल्कुल निकालते थे, उनको समझाते थे कि जो वक्त है इसकी नज़ाकत को समझा जाए, कोरोना वायरस के फैलने का सबब नहीं बनना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ को खुद से मद्देनज़र रखा और SOPs को फॉलो किया। डीसी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन आते हैं, और ये चटपटी गुफ्तगू डीसी साहब के साथ जारी और सारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो जारी सारी है एसओपीज़ के हवाले से। ब्रेक से पहले वो बता रहे थे कि किस तरह से हम वहाँ पे मौजूद लोगों को समझा के निकालते थे कि एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए, बच्चों को वहाँ पे ना लेके जाया जाए और जो उधेड़ उम्र 50 साल से जायद के लोग हैं उनको भी ना लेके जाया जाए ताकि हम कोरोना वायरस के फैलाव का सबब ना बने। इसे कंसिस्ट किया जाए, इसे रोका जाए और अल्टीमेटली एक ना एक दिन आएगा इंशाल्लाह वो जब फैसलाबाद ही तो क्या फैसलाबाद क्या बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है वो कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट मौजूद नहीं होगा। तो ये दुआ करते हैं और इंशाल्लाह इस दुआ के सदके अल्लाह ताला जो है हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी भी करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से यकीन जानिए घरों के अंदर फाके काटने पर मजबूर हैं, मुलाजमतों से फारिग हो चुके हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे ताजर ऐसे हैं जो कि छोटे ताजर ख़ास तौर पे बड़ी सनत जो है वो तो किसी ना किसी तरह अपने आप को स्टेबल कर लेती है, छोटे ताजर जो है वो भी पिसते हुए इस चक्की के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो डीसी साहब की तरफ चलते हैं, दोबारा इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। डीसी साहब, बहुत सारे व्यापारियों की जानिब से इस दफ़ा शिकायत का अंबार भी लगाया गया, कहीं पर पानी मौजूद नहीं था और कहीं पे बिजली की सहूलियात मैसर नहीं थी, कहीं पे लाइफ स्टॉक जो है वो नरमी बरत रहा था। तो आप क्या कहेंगे आखिरकार कमी कहाँ पे थी और उन कमी को किसी ना किसी तरह पूरा कैसे किया गया? क्योंकि जैसे हम खबर चलाते थे टीवी पे, आप और आपके एससी साहिबान फौरी एक्शन लेते थे और उस मामले को, उस मसले को हल भी किया जाता था। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये, मसला तो हल कर दिया जाता है नो डाउट, लेकिन ये मसले होने ही नहीं चाहिए थे। जब पता था मंडियाँ लगनी है तब तैयारियाँ क्यों नहीं की? जी देखिए, पहले तो हमने 13 यहाँ पर फैसलाबाद शहर में मंडियाँ लगाई थी, उसमें से 2 मंडियाँ फिर बाद में हमने ख़त्म कर दी क्योंकि वहाँ पर एसओपीज़ की वायलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाकी जहाँ तक आप ये फैसिलिटीज़ की वहाँ बात कर रहे हैं, तो हमारे जो फैसलाबाद की सराउंडिंग्स में 4-5 बड़ी मंडियाँ, उनमें तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। जो थोड़े से हमारी तहसील हैं वहाँ पर इस तरह की कोई 1-2 शिकायत आई, मगर ये कि बुनियादी तौर पे हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते रहे कि वहाँ पर जहाँ हम जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो दें। एक ट्रेंड ये था कि जो मंडी की लिमिट्स हैं या उसकी बाउंड्री है, उससे बाहर भी एक छोटी सी मंडी जो है वो लगना शुरू हो जाती थी। रोड के ऊपर बकरे लेके खड़े होते थे लोग और उनको बड़ी मुश्किल से फिर समझाया जाता है। जी, तो वो हम कॉरपोरेशन ने हमारी यहाँ पर फिर दिन रात ट्रक लेके उनको उठा के शिफ्ट करते थे, फिर उनसे जुर्माना लेके उनको छोड़ना, तो उन पे भी हमें बड़ी सख्ती करनी पड़ी। बहुत सारी हमारे यहाँ शहर के अंदर लोग 20-20, 15-15 के वो बकरों का वो लेके कहीं खड़े हो जाते थे, तो वो फिर उनको भी हम उठवाते रहे। तो हमारा ज़ाहिर है फोकस उस पर भी था कि मंडी की बाउंड्री से बाहर कोई उस तरह की चीज़ ना हो। तो वो कहीं कहीं इक्का दुक्का शिकायत हैं, मगर जनरली हमारी पूरी कोशिश रही है कि पानी और बाकी जो अम्यूनिटीज़ हैं वो हम वहाँ आने वाले लोगों को भी और जानवरों को भी पूरे तरीके से प्रोवाइड। अच्छा डीसी साहब, जब भी बड़ी ईद की बात आती है, आप हैं और आपसे पहले भी जितने डीसी साहिबान गुजरे हैं, सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सरदर्द होती है सबके लिए एक ये कि ईद के दिनों में जो आलाइशें होती है और जो सफाई का इंतज़ाम होता है उसके लिए बहुत फोकस होता है और ख़ास तौर पे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उनको हदायत जारी की जाती हैं। आपकी जो मीटिंग हुई उसमें आपने क्या हदायत जारी की, किस तरह का प्लान तश्कील दिया कि जिस तरह से फैसलाबाद सिटी को साफ़ सुथरा रखा जाए और आलाइशों से पाक रखा जाए, गंदगी से पाक रखा जाए? जी, इसमें एक हमने स्पेशल जो है वो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया इस हवाले से, और टोल फ्री नंबर्स हमने पब्लिक के लिए रखे ताकि ये कि उसमें अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, वैसे तो इनकी टीम्स जो हैं ऑलरेडी फील्ड में होती हैं, इनको पता होता है कि कहाँ से उठानी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जहाँ पर कुर्बानी हो रही है और वो तमाम आलाइशों को किसी एक जगह पे उस गली के या मोहल्ले के लोग इकट्ठा कर दें, तो वो हमारे अमले के लिए भी उठाने में आसानी रहती है। लेकिन सर जो शिकायत आती हैं वो इस किस्म की होती हैं कि वो कहते हैं अगर डिस्पोज ऑफ करना भी है तो कोई टैंक वहाँ पे मौजूद हो, कोई चीज़ मौजूद हो जहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर गली मोहल्लों के अंदर जो गंजान आबाद एरिया है, जैसे गुलाम अहमदाबाद है, रज़ाबाद का एरिया है, गुलजार कॉलोनी है, गोबिंदपुरा है, जना कॉलोनी है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे 2.5 मरले के मकान जो है वो बड़ा कंजस्टेड एरिया है और आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? FWMC की टीम्स तो हमारी हर जगह जाती हैं और मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अब वो हर घर में तो अंदर जाके तो चेक नहीं कर सकती, तो अगर 5-7 घर जो हैं एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं या जब टीम आती है तो वो बता दें कि जी फ़लाँ घर में कुर्बानी हुई है और वहाँ पर इस वक्त कोई आलाइश वगैरह मौजूद है,
तो वो हमारे अमले को 2 दफ़ा 3 दफ़ा वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो उनकी भी सहूलत होती है। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ऐसे भी हो सकती है ना, जो ऑडियंस हमारी देख रही है उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक गली में टैंक मौजूद नहीं है, कंटेनर मौजूद नहीं है, तो 5-7 गलियों के लिए जो रखा गया है, अगर आपकी भी जिम्मेदारी है थोड़ा चल के भी उनको जाना पड़े, अगर कुर्बानी लेने के लिए आप इतनी दूर मंडी में जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको अलाइशें फेंकने के लिए भी कोई 2 कदम चल के जाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ है, हमें ख्याल करना चाहिए उसका। जी बिल्कुल ऐसे ही है वो। बस हमारे कुछ लोग फिर ये समझते हैं कि ये काम तो गवर्नमेंट नहीं करना है, ये हम तो नहीं कर सकते, तो वो अगेन मेरे ख्याल कम्युनिटी की एक ज़िम्मेदारी बनती है और मिलजुल के ही इस शहर को हम साफ़ करते भी हैं। FWMC की टीम माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करती है। लास्ट ईयर भी इनका एक पब्लिक से मैंने वैसे फीडबैक ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। इस दफ़ा भी मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अभी अच्छा तक सर, वासा को आपने मुतहरक किया किसी किस्म का? क्योंकि ईद के दिनों में हमारी तो क्योंकि एक्सरसाइज ही कुछ ऐसी होती है कि गली मोहल्लों के अंदर जो मामला पेश आते हैं उसके ऊपर हम कड़ी नज़र रखते हैं। बहुत सारे मोहल्लों के अंदर ये देखने को मिला कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो यकीन जानिए लाइशें जो होती हैं वो गटरों में फेंकना शुरू कर देते हैं और नालों में फेंकना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली गटर बंद हो जाते हैं और गंदा पानी उबलना शुरू हो जाता है। जो बड़े नाले होते हैं वहाँ से पानी ओवरलोड होकर बाहर आना शुरू हो जाता है, एक ताफून और गंदगी फैल जाती है। इसके लिए आपने स्पेशली कोई अहकामात वासा को जारी किए? जी बिल्कुल, वासा में अभी इनके MD नए आए हैं और बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह वो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रेन्स और सीवर्स ऐसे हैं जो कि पिछले 10-10, 12-12 साल से उनकी सफाई नहीं हुई थी, तो अब वो पहले तो हम उनको साफ़ करवा रहे हैं। उसके अंदर बिल्कुल ऐसी कंप्लीट ब्लॉकेज हुई थी कि वो ज़ाहिर है बाहर ही एक तरीके से चल रहे थे। रोड्स उसकी वजह से ज़रा सी बारिश होती थी तो ब्लॉक हो जाती थी, कीचड़ बन जाता था सारा। तो वो उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमारे ज़ाहिर है उस प्लान का, कॉन्टीजेंसी प्लान का हिस्सा है। उसमें हमने वासा को भी फुली एक्टिवेट किया हुआ है कि वो जहाँ पर भी ऐसी कोई FWMC की सपोर्ट है वो कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। अच्छा सर, इसके लिए कोई हेल्पलाइन मुतारफ़ करवाई गई वासा की तरफ से? अगर कोई शिकायत किसी किस्म की मौसूल होती हैं, किसी ने फ़ोन करके बताना हो कि इस मोहल्ले के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है? जी, इसमें एक तो मैंने आपको बताया हमारा जो कंट्रोल रूम है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, उसमें हमारी जो हेल्पलाइंस हैं उन पे कॉल की जा सकती है। इसके अलावा जो FWMC की एक हेल्पलाइन है उस पर कॉल की जा सकती है और ऑब्वियसली वासा को भी आप कॉल कर सकते हैं। बट ये कि वो सेंट्रलाइज्ड हमने मॉनिटरिंग रखी हुई है। अगर हमें शहर के किसी भी हिस्से से कोई कंप्लेंट आती है, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आती जी हैं? जी, तो वो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना जल्द से जल्द हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो हम करें। सर, थोड़ा लाइटर मूड के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। ईद के दिनों की जब बात की जाती है, बकरा ज़िबा होता है, तो साथ में सोच जो है उसकी घंटी भी बजना शुरू हो जाती है कि अम्मी को क्या कह के बनवाएं, आज कोरमा तैयार किया जाएगा या फिर मटन पुलाव तैयार किया जाएगा। बहुत सारी डिशेस के नाम आपके सामने मदर की जान से ले लिए जाते हैं, बेटा बताओ क्या आज तैयार करना है। तो आप ख़ास तौर पे ईद के दिनों में क्या तैयार करवाते हैं? पहले दिन क्या तैयार करवाते हैं? क्या मन करता है ज़्यादा खाने? जी, सबसे पहले तो सुबह एक तरह से नाश्ता कह लें या जो भी वो कलेजी से ही किया जाता है और उसके बाद फिर अच्छा, यानी बकरा ज़िबा होते सबसे पहले कलेजी निकाल ली जाती है? कलेजी, और वो कलेजी ही सुबह का आगाज़ उसी से होता है। बाकी उसके बाद फिर दोपहर में मेरे ख्याल गोश्त के अलावा तो कोई आइटम नहीं होता। मटन, लेकिन उसमें भी कोरमा भी और पुलाव भी, जी वो सारी चीज़ें उस तरीके से। और उसके बाद फिर रात में बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू समटाइम करता है ना बंदे में एक ना भी कुछ आता हो, शेफ़ जाग जाता है, तो बंदा कहता है कि इसकी मैरिनेशन खुद करूँ, मसाला खुद बनाऊँ। समटाइम वो चीज़ें कुछ डालता है, फिर कुछ डालता है और लास्ट पे बन कुछ और ही जाता है। समटाइम कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपकी लाइफ में? अब तो काफ़ी तजर्बा हो गया, ये तो बड़ी पुरानी बात है। जब शुरू में ये तजर्बे करना शुरू किए थे तो एक आध दफ़ा हुआ। उसके बाद ख़ुद मैं कम से कम बारबेक्यू की हद तक मैं कह सकता हूँ कि वो ठीक बना लेता हूँ। तो ब्रेक का वक्त हो गया जनाब। ब्रेक के दौरान मैं थोड़ा खाऊंगा भी, चेक भी करूंगा डीसी साहब ने जो चीज़ तैयार की है उसका टेस्ट कैसे, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा भी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ डीसी साहब मौजूद हैं और जो बारबेक्यू तैयार किया गया है बड़ा ज़बरदस्त है। और डीसी साहब का कहना है कि कबाब जो है ख़ासतौर पे उन्होंने खुद तैयार किए हैं और यकीन जानिए जितनी लज्जत इनके हाथ में है, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि भाभी काफ़ी खुश होती होंगी आपके बारबेक्यू को खा के कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है घर में कि हस्बैंड को खाना बनाना आता हो ख़ास तौर पे। तो भाभी की तरफ से जो फरमाइशें की गई हैं, बारबेक्यू तैयार किया गया है, क्या कहेंगे आप? भाभी की जान से शाबाशी मिली कोई आपको? नहीं, वो एक्चुअली उनको चिकन ज़्यादा पसंद है। मैं मटन और इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मर्दों को ज़्यादा वैसे मटन पसंद है, तो वो कम ही खाती हैं, इस वजह से वो एप्रिसिएशन वाला कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने उनसे एप्रिसिएशन लेनी हो तो किस तरह से लेते हैं? घर का भी कामकाज उनके साथ हाथ बटा देते हैं कोई थोड़ा बहुत? बच्चों को ज़रा सैर वैर करा देते हैं या उनको कोई थोड़ा सा। अच्छा, ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो भी कमज़ोरी होती है, तो इस कमज़ोरी को कभी आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया? टाइम कम मिलता है, बट ये कि जब हो तो कभी कोई 2-4 महीने में एक दफ़ा शॉपिंग। वैसे गिला तो काफ़ी उनको रहता होगा कि आप इस कदर बिजी रहते हैं कि फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते जिस तरह से देना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो गिला चलता ही रहता है, वो मेरा ख्याल हर एक से होता है, उसमें कोई नई बात नहीं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, डिश साहब, हमारा स्पेशल सेगमेंट जिस तरह ईद में हमने किया था इस दफ़ा भी स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ सवाल जवाब करेंगे हम, कुछ ऑप्शंस देंगे, उनमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा। पहले जो सेशन हम करेंगे रैपिड फायर का, उसमें मैं 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, उनमें से एक अपनी पसंद के लिहाज से आपको चूज़ करना होगा। स्टार्ट करें सर? ठीक है। फैसलाबाद या इस्लामाबाद? फिलहाल तो फैसलाबाद। फिलहाल फैसलाबाद। जॉब या बिजनेस? जॉब। जॉब। घर वाली या बाहर वाली? घर वाली। ये सोच के क्यों दिया आपने इतना जवाब? मैं इस हवाले से पूछना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूज किया कि आप एक बार सोचने पे मजबूर हो गए। आखिर क्या बात थी जिसने सोचने पे मजबूर किया आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ये आपके घर पे भी देखा जा सकता है शो। नहीं, वो आपने सवाल क्यों पूछा, मैं ये सोच रहा था। दीपिका या करीना कपूर? कोई एक तो देना पड़ेगा जवाब जनाब आपको। कोई एक पसंद के लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से चले क्या लेते हैं? एक्टिंग आपको किसकी पसंद है? मेरे ख्याल करीना कपूर ज़्यादा। करीना कपूर की। जनाब डीसी साहब को करीना कपूर की एक्टिंग जो है वो पसंद है। फवाद या फहद मुस्तफ़ा? फवाद एक्टर की बात जी जी, फवाद खान हमारे जो पाकिस्तान के एक्टर हैं, या फहद मुस्तफ़ा जो? फवाद खान। अच्छा, अब थोड़ा सा दिलचस्प सवाल पूछता हूँ, एसी सदर उमर मकबूल या एसी सिटी अयूब बुखारी? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन, रिसेंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। चलिए ईद के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। वर्किंग को ज़रा जहन में लाएं कि किसने क्या वर्क किया है, उस हिसाब से आप चूज़ करें। जहाँ तक इंक्रोचमेंट वगैरह का और ये 8 बाज़ारों में सर एक मुझे पता है आपने इंक्रोचमेंट का कह के एक का नाम ले देना और दूसरी चीज़ का कह के दूसरे का, इस तरह नहीं, एक का नाम ले। ये अयूब बुखारी साहब का फ़ोन आ रहा है मेरे ख्याल उन्हीं का। अयूब बुखारी साहब जी, जनाब अयूब बुखारी साहब को सिलेक्ट किया है डीसी साहब ने। एसी तानले वाला उसामा शरून या एसी जड़ा वाला डॉक्टर जुनैरा? मेरे ख्याल उसामा जरा एक्टिव है, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है और फील्ड में जरा वक्त जाकर जुनैरा भी अच्छा काम कर रही है, बट ये कि वो चूंकि शी इज अंडर ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, कवर भी तो अब करना है ना किसी तरीके से, हम कवर भी करेंगे। एसएसपी अली रजा या एसएसपी साजिद साहब? मेरी अली रजा साहब के साथ ज़्यादा, उनके साथ इंटरेक्शन आपकी ज़्यादा होती है और विजिट्स वगैरह भी अली रजा साहब आपके साथ करते हैं, इस वजह से। पिज़्ज़ा या चिकन कढ़ाई? अगर थिन क्रस्ट हो तो पिज़्ज़ा, अदरवाइज थिन क्रस्ट। आप वो डबल मेल्ट तो की तरफ तो नहीं जा रहे? वो डबल मेल्ट होता है ज़रा थिन क्रस्ट, उसके अंदर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है, सॉसेस बड़ी यमी यमी। अच्छा, मुंह में पानी आने लग गया मेरे भी बात करके। तो डीसी साहब की और मेरी पसंद इस हवाले से सेम ही लगती है। तो बाहर का मौसम या सर्द मौसम? डिपेंड करता है कहाँ पर है। कहाँ पर है? चले आप बता दें, कहाँ का बाहर का पसंद है और कहाँ का सर्द पसंद है आप? पाकिस्तान में वैसे बाहर मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छी होती है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो वो फिर ज़रा थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है, वरना ये कि हल्की सी सर्दी भी अच्छी होती है, और बाहर का मौसम ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्विट्ज़रलैंड या नॉर्दर्न एरियाज? स्विट्ज़रलैंड, उसका एक अपना चार्म है और उसकी हवा में जो नमी है, उसकी जो सिनरी है, नो डाउट हमारे भी उससे कम नहीं, मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन एक नेचर लविंग जो शख्स होता है उसकी अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी मूड के मुताबिक चीज़ को सिलेक्ट करता है। तो डीसी साहब ने जी स्विट्ज़रलैंड को पसंद किया है। गालिब या फैज़? जो समझ आ जाए। जो समझ आ जाए, मतलब जिसकी शायरी पढ़ने को मिल जाए और वक्ती तौर पे अच्छी लगे, वो ही आपकी पसंद है। अच्छा, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। क्रिकेट आप खेलते भी रहे होंगे लड़कपन में?
जी मैं उस तरह से कोई बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं था, बट बॉलिंग वगैरह ज़्यादा करता था। तो फास्ट बॉलिंग करते थे, स्पिन करते थे, गुगली शुगली आपकी कोई? मतलब स्पिन भी मैं कर लेता था, बट ज़्यादा मीडियम पेसर कह लें या Medium फास्ट, pacer। हाँ फास्ट बॉल कह लें। अब तक का सबसे टफ बैट्समैन आपके लिए ज़िंदगी में कौन था जिसको आउट किया हो आपने? कोई दोस्त, कोई स्कूल का कोलीग? वो तो फिर अब बहुत सारे हैं कॉलेज में अच्छे अच्छे किसी एक का नाम दे दें, ले दें, अगर वो टीवी देख रहा हो, उस तक पहुंचे तो उसे याद हो कि जनाब मोहम्मद अली साहब को यादें ताज़ा है अभी भी ज़हन में। अकेडमी में हमारे एक बैट्समैन थे शाहजेब। शाहजेब। हाँ, शाहजेब वो Competent थे? हाँ, जी जी, वो लेफ्ट हैंडर, वो काफ़ी छक्के छक्के मारने के वो थे। आपको भी छक्के तो- पड़े? जी पड़े, वो उनको मतलब मैं तकरीबन बोल्ड कर लेता था हर एक को, वो मेरे से आउट नहीं हुए कभी। तो वो अब मतलब आज तक नहीं आउट हुए जब भी क्रिकेट खेले? 2-4 मैच खेले होंगे हमने, ज़्यादा तो अकेडमी में हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, बट ये है कि वो एक मुझे थोड़ा सा है कि टफ टाइम जी, दिया जी। उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट सेशन में डीसी साहब मैं सवाल करूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा आपको, तीनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा और स्टार्ट करते हैं फिर जनाब। आपकी स्माइल बता रही है डीसी साहब कह रहे हैं कि आज हो क्या रहा है मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट सेशन। डीसी साहब, स्पेस स्टेशन में एडवेंचर करने का आपको मौका मिले, वहाँ पे टूर लगाने का मौका मिले, क्योंकि मैं नासा की कुछ खबरें यूट्यूब पे या गूगल पे नज़र से गुजरती रहती हैं, तो उन्होंने अब बहुत महंगे दामों ये स्टार्ट किया था पिछले दिनों चक्कर कि अगर कोई स्पेस में जाना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, तो एक बड़ी अमाउंट होगी जो कि पे करनी पड़ेगी, तो साइंटिस्ट के साथ उसे भी भेजा जा सकता है। तो अगर आपको जाने का मौका मिले और किसी एक को साथ ले जाना हो, किसे लेके जाना चाहेंगे? मायरा खान, आयजा खान, मारवा हुसैन? मेरे ख्याल नंबर 1 तो मुझे मायरा खान को आप लेके जाना चाहते हैं। मायरा खान की क्या चीज़ अच्छी लगती है? फेस ब्यूटी है, एक्टिंग है? क्योंकि वो बॉलीवुड के अंदर भी काम करके आई हैं और वहाँ पे भी झंडे गाड़ के आई हैं। हमारे मेरी तो रीज़न ये है कि मैं जानता ही इनको, बाकी 2 का मुझे अच्छा, पता ही नहीं। जानते हैं मायरा खान किस तरह से, मतलब कभी नहीं मुलाकात? मतलब टीवी पे मैंने देखा हुआ, बाकी 2 का मुझे पता ही नहीं। अच्छा, और 2 का सुना हुआ है, नाम सुना but- हुआ है, इसलिए but- थोड़ा हाँ। फेमिलियर नाम है, आपने इसलिए मायरा खान का नाम ले लिया। ठीक है जी। किसी हसीन औरत पे या किसी हसीन लड़की पे इनमें से शायरी लिखनी हो तो इनमें से किस पे लिखेंगे आप? कतरीना कैफ पे, हरीम फारूक पे या ज़ारा पे? कतरीना पे लिख देनी चाहिए। कतरीना पे। वो लंबी लंबी जुल्फें, वो तीखे तीखे जो नैन नक्शे, वो पंखड़ियाँ जैसी जो होंठ, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ होते हैं, तो बारीक बारीक नाक होता है, वो फिर इंसान की ज़रा जान निकालता है। जो मर्द होता है वो फिर इन चीज़ों को बड़ी स्ट्रांगली ऑब्जर्व करता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी इस हवाले से स्ट्रांग होगी। कुछ उनको देख के कोई शेर आपके जहन में आ रहा हो, अभी याद आ रहा हो अगर आपको कोई एक आधा शेर आप उनके? इस वक्त तो खैर जहन में नहीं आ रहा, आपने चूँकि सवाल पूछा तो जहन में आएगा तो बता दूँगा। अगला सवाल करते हैं डीसी साहब। टाइम पास करने के लिए आपके पास 1 घंटा है, बोर हो रहे हैं और आप सोचें कि फ़ोन भी आपके पास पड़ा है, किसी एक को कॉल कर ली जाए और कॉल करके 1 घंटा उसके साथ बात करते हैं, चलो टाइम अच्छा गुजर जाएगा, तो इनमें से किसके साथ आप कॉल पे बात करेंगे? प्रियंका चोपड़ा, मानूर बलोच या शाइस्ता लोधी? प्रियंका चोपड़ा मेरे ख्याल। प्रियंका चोपड़ा। उसकी क्या खास रीज़न क्या है? खूबसूरती। खूबसूरती हमारे डीसी साहब को भी अट्रैक्ट करती है, और ख़ास तौर पे जब बात आती है फिगर की, एक्टिंग की, तो बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि एक शख्स ने एक औरत के अंदर ऑब्जर्व करने होते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जनाब। उनकी फिजिक भी बड़ी ज़बरदस्त है, एक्टिंग भी ज़बरदस्त है, दुनिया भर में नाम भी है, और उनके अंदर एक ज़बरदस्त कशिश भी है, और इस कशिश ने डीसी साहब जो है उनको भी खास तौर पे उन पर कॉल करने पे मजबूर कर दिया। तो डीसी साहब, हम ख्वाहिश करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा के साथ आप जब भी फ्री हो, आपकी बात हो, तो उनसे बातें कर सके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनाब, थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। किसकी कॉल आएगी तो आप फ़ौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो आप उसे काट के मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आएगी उसे काट के आप साइड पे फ़ोन रखेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। इन तीनों को इस असेंडिंग ऑर्डर में जो है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने फिट करना है। फजले रब्बी चीमा, आसमा एजाज चीमा और डायरेक्टर एफडीए डॉक्टर अनम। मेरे ख्याल फजल रब्बी जो मेरे एडीसी आ रहे हैं ज़ाहिर है, उनकी तो इस किस्म की कॉल आती है कि वो फ़ौरन से आप पिक करेंगे, और किसका फ़ोन कट करके उसे मैसेज पे आप जवाब दे देंगे। ये मैं सोच के बताऊँ। नहीं सोच के जनाब, सोचें आप। मैं तब तक, हमारी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है और बड़ी प्यारी नाज़रीन है, वाह, इनसे बातें करूंगा मैं, लेकिन
आपसे जवाब जरूर लूंगा जनाब कि आप पहले जवाब किसका देंगे, फोन काटने के बाद मैसेज पे जवाब किसे देंगे आप, और किसका फोन काट के साइड पे रख लेंगे। मैसेज वाला बता दें, साइड पे फोन काट के किसका रखेंगे ऑटोमेटिकली हमें पता वो चलेगा। देखें, बात ये है कि मैं अव्वल तो फ़ोन उठा लूँगा, अगर मसरूफ़ हुआ तो कॉल बैक कर लूँगा। तो नहीं ये नहीं, बहाना नहीं चलेगा जनाब, एक का बताना पड़ेगा। ऑप्शन 2 है अब आपके पास। अब किसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, आसमा एजाज सीमा का फोन काट के मैसेज पे जवाब देंगे या डॉक्टर अनम का फोन काट के मैसेज पे जवाब देंगे, दोनों में से किसी एक का बता दें आप। मैं मेरे ख्याल आसमा को टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ। अनम से चूंकि मेरी उस तरीके से हेलो हाय नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी रह चुकी है, तब आप देसी नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अनम साहिबा आपका फोन काट के डीसी साहब साइड पे रख देंगे, ना आपका फोन उठाएंगे और ना ही मैसेज पे आपको जवाब देंगे। तो बड़ा जबरदस्त सेशन रहा जी डीसी साहब के साथ, और बहुत मज़ा आया आज के क्वेश्चन आंसर का। तो डीसी साहब से मज़ीद भी सवाल कर लेते हैं। डीसी साहब, घर के अंदर ईद किस तरह से गुजारते हैं? पहले की ज़िंदगी के हवाले से तो काफ़ी जाना आपसे, अब जो ईद होती है इसको किस तरह से गुजारते हैं आप? सारा दिन की क्या एक्टिविटीज़ होती है? जी, एक तो इसमें सच्ची बात है कि ये नींद की थोड़ी सी कोशिश होती है कि नींद पूरी कर ली जाए। उसके अलावा फिर ज़ाहिर है मेहमान आते रहते हैं, आपको भी 2-4 जगह जाना होता है गोश्त देने के लिए, तो वो उसी लेकिन सर यहाँ पे किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गोश्त? क्योंकि आउट ऑफ सिटी हैं, आपका मस्कन कहीं और होता है पहले, और बाद में जॉब की वजह से कहीं और जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ फ्रेंड सर्कल या घर आपके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप कुछ सिटिंग करते हो या ऐसा कोई खास इस्तेमाल करते हो? जी, 2-4 फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ या वो आ जाते हैं, हम चले जाते हैं। अच्छा, ये भी वैसे थोड़ी सी कमज़ोरी होती है इंसान की, थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए आपको फ्रेंड सर्कल ना मिले तो बंदा उकता जाता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या जितनी भी आपकी जितनी मर्जी इंटरटेनमेंट की रूटीन हो, चाहे कोई एक्टर भी हो, एक्टर के से ज़्यादा तो किसी की ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट नहीं होती, वो भी अपने काम से कभी ना कभी उकता जाता है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जिनको आप अभी भी याद करते हैं और चाहते हैं कि ईद के ऊपर उनसे सेटिंग होती हो, अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उनका नाम दे दें ताकि उनको पता हो कि डीसी साहब हमें याद रखते हैं। वो समटाइम होता है ना दोस्तों का गिला कि यार ये बड़ा आदमी हो गया, अब याद नहीं रखता होगा, तो कुछ इस तरह का आंसर ना हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप। नहीं, अब बहुत सारे फ्रेंड वो हैं जो कि ज़ाहिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके साथ थे, तो उनके साथ तो अब फैसलाबाद में चूँकि वो नहीं है तो यहाँ तो उनसे मुलाकात मुश्किल होती है। अलबत्ता लेकिन कभी मौका मिले, वक्त मिले, जाते हैं आप उनसे मुलाकात जी, करते अब ज़्यादातर तो चूँकि इस्लामाबाद में या लाहौर में है, तो जब मैं लाहौर या इस्लामाबाद जाता हूँ तो उनके साथ फिर पुरानी यादें या गपशप या खाना कोई डाइन आउट वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी हो जाती हैं, गिले शिकवे भी हो जाते हैं। तो बट ऑब्वियसली अच्छा, ये तो था आपके करीबी दोस्तों की तरफ से। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की दौर की कोई लड़की जो आप पे मर रही हो, उसकी तरफ से कोई गिला शिकवा आया हो कि इतने साल बीत गए, तुमने रिप्लाई भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, उसकी तरफ से यहाँ ईद के मैसेजेस आते हों? एक तरफा मोहब्बतें भी तो होती हैं ना, आपको ना सही किसी और को तो हो सकती है आपसे। चलें, अगर किसी को होगी तो वो मुझे लगता है ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इसमें कुछ है सही, और आपकी स्माइल बता रही है मुझे कि कोई ना कोई दाग में काला है। नहीं, वो खैर अब डिस्कस नहीं किया जा सकता यहाँ पे। नहीं, वो दिलों के हाल अल्लाह जानता है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो बाकी ये कि मैसेज अब नहीं आते कोई, बिल्कुल, यानी हर चीज़ आपकी नज़र से गुजर रही है। तो जनाब बहुत शुक्रिया, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपने हमारे साथ गुजारी, और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी मुफीद इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह भी किया। नहीं, मुफीद तो नहीं थी आपने सर, मैं जो अपने फर्स्ट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा सेकंड सेगमेंट की, जिसके अंदर आपने बताया कि खास तौर पे लाइशे किस तरह से संभालनी है, सोशल मैसेजेस भी वो मुफीद थी, मगर आज के इस इंटरव्यू के बाद मेरे ख्याल काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी होंगे मुझसे। नाराज कौन होगा? सबसे पहले कोई एक नाम बता दें, कौन नाराज होगा? मेरे कुछ ऑफिसर्स और कौन ऑफिसर्स होंगे जी नाराज, लेकिन यकीन जानिए डीसी साहब का वो मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ माजर चाहूँगा, मकसद था हमारा जो सेगमेंट है उसे पूरा करना, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं था। डीसी साहब बजाते खुद जतना, मैं इनको जानता हूँ, बड़े नफीस शख्स हैं, किसी से नफरत तो कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जहाँ पे मेरिट की बात आती है तो कहीं किसी किस्म का डीसी साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और जनाब हम उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट भी इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज ईद का दिन गुजार के, और डीसी साहब ने हमारी खातिर में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।